इकाई 3 भारत में शैक्षिक नीतियाँ। इसके अंतर्गत करेंगे हम परिचय, उद्देश्य, भारत में शैक्षिक नीतियाँ, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय 1986, क्रिया के लिए कार्यक्रम 1992, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसकी संरचना और इसकी सिफारिशें देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले परिचय है। परिचय में दिया हुआ है कि इससे पहले जो 2 यूनिट हमने पढ़ी हैं उनमें विभिन्न आयोगों के बारे में हमने जाना है शिक्षा से संबंधित। भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को दिशा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देशों को विकसित करने के लिए सहायता ली गई। यानी कि इससे पहले जो आयोग बने हैं उनका पर्पज क्या है, उनका एम क्या है कि शिक्षा प्रणाली को नई दिशा प्रदान करने के लिए वो बनाए गए। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, शिक्षा की नीति NPE 1986, क्रियान्वयन कार्यक्रम 92 और ICT के लिए राष्ट्रीय नीति, और भारत ने शिक्षा पर एक नई नीति की रूपरेखा जारी की जो बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में देश के समक्ष आई। इनमें चिंताओं और सिफारिशों को समय समय पर संबोधित किया गया था। इस इकाई में हम क्या चर्चा करेंगे? इस इकाई में हम विभिन्न जो राष्ट्रीय नीतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर, देखिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहलुओं पर न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक तौर पर भी देखा जाएगा। हम भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ और ICT के लिए राष्ट्रीय नीति की लिए मुख्य विशेषताओं और प्रमुख सिफारिशों का भी वर्णन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उद्देश्य है, ये पढ़ने के बाद, ये वाली यूनिट पढ़ने के बाद हम जो है शैक्षिक नीतियों की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे। उद्देश्य क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और आज के युग में इनकी प्रासंगिकता क्या है, इन सब के बारे में विचार कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है 3.3 भारत में शैक्षिक नीतियाँ। सबसे पहले इसकी नीड क्या है, भारत में शैक्षिक नीतियों की आवश्यकता क्यों है। तो स्वतंत्र भारत में अच्छी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए कई पहल की गई और नीतियाँ बनाना उनमें से एक था। तो हम क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि क्यों आवश्यकता है, अच्छी शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए हमें शैक्षिक नीतियों की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शिक्षा आयोग 64-66 की सिफारिशों पर 1968 में, देखिए शिक्षा आयोग जिसको कि कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, कोठारी कमीशन, इससे पहले वाली यूनिट में हमने पढ़ा था, कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। उन्होंने जो सिफारिशें दी थी उनकी सिफारिशों के आधार पर ही 1968 में भारत में पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके बाद शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 की घोषणा की गई और फिर 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा को तैयार किया गया और NPE 1986 के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया जिसके द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए रोड मैप तैयार किया गया। तो इस तरह से हमारे सामने इस पैराग्राफ में 1968 की शिक्षा नीति, फिर 86 की, फिर ये क्रियान्वयन कार्यक्रम आता है 1992 में और फिर 2019 में राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा आती है। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम या चार्ट में देखिए नीतियाँ दिखाई गई हैं अलग अलग, विभिन्न शिक्षा नीतियाँ। इसको आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं इस ग्राफ को। सबसे पहले है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968,
उसके बाद आती है हमारी 1986 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। इसके बाद आती है हमारा क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992, यानी कि ये जो नीतियाँ हैं ये कितनी कार्यान्वित हुई, कितनी अप्लाई हुई। फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर जो नीति आती है वो आती है 2012 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे देखते हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 कोठारी आयोग की सिफारिशों को साकार करने के लिए ये क्यों बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, शिक्षा आयोग 1964 जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा अभी हमने ऊपर भी की है। शिक्षा पर पहला व्यापक आयोग था, ये हमने उस यूनिट में भी पढ़ा था कि ये जो आयोग था पहला व्यापक आयोग था, जिसने कि क्या किया था, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, यानी कि स्कूल लेवल पर, सभी स्कूल और कॉलेज लेवल पर सभी स्टेजेस की बात की थी शिक्षा के संदर्भ में। अब कोठारी आयोग की सिफारिशों को साकार करने के लिए ही शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 बनाई गई, यानी कि जो कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें दी थी, जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनको पूरा करने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन किया गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोठारी आयोग की सिफारिशों को साकार करने के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि क्यों बनाई गई। उसके बाद देखते हैं, देश की सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के लिए शिक्षा का पूर्णतः पुनर्निर्माण की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। इसने, किसने, शिक्षा आयोग ने चरित्र निर्माण, नैतिक विकास के साथ साथ सामान्य नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने आदि में शिक्षा की सशक्त भूमिका की मान्यता दी थी। इसकी नीति की प्रमुख संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं। कौन सी नीति की, 1968 की, जो शिक्षा नीति है 1968 की बात हो रही है यहाँ पर। इसकी संस्तुतियाँ या इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो इस प्रकार हैं। देखते हैं, नंबर 1 आता है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। NPE ने सिफारिश की कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए या उनका संविधान में प्रावधान रखा जाए। विद्यालयों में अपव्यय और अवरोधन को कम करने के लिए जो है इन्होंने सिफारिश की थी कि किस तरह से बच्चों को वो जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं उनको कैसे कम किया जाए, उनकी संख्या को कैसे कम किया जाए। जब एक बच्चा एडमिशन लेता है तो वह अपनी प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और उसको बीच में ही छोड़ना पड़ता है, तो इसको कैसे रोका जाए। तो ये दो जो है मेन सिफारिशें या दो प्रयास इस पॉइंट में किए गए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। पहला है 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। दूसरा है विद्यालयों में अपव्यय और अवरोधन को कैसे कम किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सिफारिश 2 कौन सी है, शिक्षक की स्थिति, भत्ते व शिक्षा। तो दूसरी जो सिफारिश इन्होंने की वह की किससे संबंधित, शिक्षक से संबंधित। शिक्षकों की स्थिति और सेवा की स्थिति में सुधार पर बल दिया। शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता की इन्होंने सिफारिश की। नेक्स्ट है भाषाओं का विकास। इस नीति ने सिफारिश की कि त्रिभाषा सूत्र को रेखांकित करते हुए क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका ये पॉइंट यहाँ से बन जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन इन्होंने दिया। तो इसका ये पॉइंट बन सकता है कि क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन।
नेक्स्ट है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार, संस्कृत भाषा के शिक्षण की सुविधा और अंग्रेजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर जोर नीति की कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ थी। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी हो गया, संस्कृत भाषा का भी शिक्षण करवाया जाएगा और अंग्रेजी को भी इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो था भाषा से संबंधित। तो भाषा से संबंधित हमारे सामने एक तो क्षेत्रीय भाषा आ गया और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ये दो पॉइंट इस तरह से इसमें बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक अवसर की समानता, यानी शिक्षा में जो अवसर है, यानी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए सभी को जो है समान अवसर दिया जाना चाहिए, इसका अर्थ ये है। तो नीति ने सभी को ध्यान में रखते हुए धर्म, क्षमताओं, लिंग, वर्ग, जाति आदि, ग्रामीण और शहरी, पुरुष और महिला के लिए शैक्षिक सुविधाओं के बीच अंतर को कम करने के लिए शैक्षिक अवसर को समान करने के लिए गंभीर प्रयास पर बल दिया। यानी कि इन्होंने शैक्षिक अवसर की समानता पर बल दिया। तो शैक्षिक अवसर की समानता, यहाँ पर समानता का अर्थ है ग्रामीण और शहरी के बीच में जो अलग अलग अंतर था उनकी शिक्षा में, उसको जो है समान बनाया जाए। और इसी तरह से पुरुष और महिला, यानी जो पहले महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था या कम पढ़ाया जाता था, तो इस नीति ने यह कहा कि उन दोनों के बीच समान अवसर होने चाहिए, दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए और दोनों को ही समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया। तो समानता के हमारे सामने दो पॉइंट आते हैं, पुरुष और महिला, ग्रामीण और शहरी के बीच समानता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा। और तीसरा है समान शिक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका, तो समान कॉमन विद्यालय सिस्टम क्यों करना चाहिए या समान विद्यालय व्यवस्था क्यों अपनाई जानी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद इन्होंने इसी पॉइंट में शिक्षा के मानकों को, यानी कि शिक्षा का इवैल्यूएशन कैसे हो, जो एग्ज़ाम सिस्टम है, जो परीक्षा सिस्टम है, उसको बेहतर बनाने के भी प्रयास किए जाने चाहिए, ये भी इन्होंने कहा। नेक्स्ट है प्रतिभा की पहचान। इस नीति के विभिन्न क्षेत्रों में जल्द से जल्द प्रतिभाओं की पहचान पर बल दिया और इसके पूर्ण विकास पर का अवसर प्रदान किया जाए। कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा, विद्यालय और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए नीति ने माना कि कार्य अनुभव, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। तो ये कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा से संबंधित हो गया। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा इस पॉलिसी ने कहा है। कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करके कृषि के लिए एक या अधिक पहलुओं के अध्ययन के लिए विभागों को विकसित किया जाए। विभागों को विकसित, कृषि के विभागों का विकास, तकनीकी शिक्षा और देश की कृषि, औद्योगिक और अन्य तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा में छात्रों को व्यवहारिक विवरण दिया जाना चाहिए, यानी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जो पुस्तकों पर आधारित है, यानी पुस्तकों का उत्पादन। नीति ने पुस्तकों में लगातार परिवर्तन और उनकी उच्च कीमत की आलोचना की। छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के बारे में विशेष ध्यान देने की संस्तुति की। इसने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन के महत्व पर भी बल दिया और संस्तुति की कि पूरे देश में कुछ बुनियादी पाठ्यपुस्तकों को सामान्य बनाने के प्रयास किए जाएं। तो ये जो है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित पॉइंट था, जिसकी संस्तुति इस नीति में की गई थी। देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के बारे में बात की गई है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें पुस्तकें क्यों होनी चाहिए।
बच्चा जब प्राथमिक स्कूल में जाता है तो वह अपने घर से निकल कर जाता है, तो उसकी जो मदर टंग होती है उसी में अगर किताबें होंगी तो वह उनको ज़्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्षेत्रीयता की या क्षेत्रीय भाषा की बात की है। नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षाएं विश्वसनीय और वैधता होनी चाहिए परीक्षाओं में। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो रोजगार परक शिक्षा है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर भी इन्होंने अपनी जो है संस्तुतियाँ दी या रिकमेंडेशन दी, और क्या कहा, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर ध्यान देना और प्रशिक्षण व अनुसंधान सुविधाओं में सुधार आदि पर ध्यान देना। इसने छात्रों को अग्रिम अध्ययन और उचित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कर्मचारी और अन्य सुविधाओं के केंद्रों को मजबूत करने की भी सिफारिश की। नेक्स्ट है अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम। विश्वविद्यालय और अंशकालिक शिक्षा का मतलब है कि जो बच्चे रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते तो वो किससे कैसे स्टडी करें, वो पत्राचार से, डिस्टेंस एजुकेशन से स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपका अभी जो है SOR स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, आपका जो है नॉन कॉलेजिएट है, और सबसे बड़ा है आपका इग्नू। ठीक है, तो ये सब पत्राचार से स्टडी कराते हैं, तो इसकी जो संस्तुति है वो इसमें नीति में की गई। नेक्स्ट है साक्षरता और वयस्क शिक्षा का प्रसार। साक्षरता अभियानों में शिक्षकों और छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करके सामूहिक निरक्षरता का परिसमापन किया जाएगा। नेक्स्ट है खेल और खेलकूद। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में इनको शामिल किया जाएगा ताकि बच्चे जो है फिजिकली स्ट्रोंग बन सकें। नेक्स्ट है शैक्षिक संरचना कैसी होगी, यानी कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसमें 10+2+3 अनुक्रम पैटर्न को अपनाकर देश के सभी भागों में समान शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, समान शैक्षिक संरचना को अपनाते हुए क्या पैटर्न दिया, 10+2 10वीं+2 12वीं, फिर BA के 3 साल, ये पैटर्न इन्होंने दिया। नेक्स्ट आता है आपका कंक्लूजन, लिख सकते हैं हम इसको। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि NEP 1968 ने स्वतंत्रता के पश्चात के भारतीय इतिहास में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिन्हित किया। तो महत्वपूर्ण कदम था ये। दूसरा, यह पहली नीति थी। इस नीति ने लगभग 20 वर्षों तक भारत में शिक्षा का मार्गदर्शन किया। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पहली नीति थी। पहला हो जाएगा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम था। दूसरा, यह पहली नीति थी। तीसरा, शिक्षा के लिए इसने मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। और चौथा ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सामान्य शिक्षा प्रणाली, यानी कि 10+2+3 की शुरुआत की। और लास्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल दिया। तो ये इस तरह से इस नीति के ये 5 कंक्लूजन हो जाएंगे। अब NEP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आमूलचूल पुनर्गठन की बात क्यों की गई, क्वेश्चन है ये हमारे सामने, क्यों की गई इसमें देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, आमूलचूल पुनर्गठन की बात की गई। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भी पुनर्गठन की बात की गई। तो ये 2 पॉइंट आते हैं आपके सामने। नेक्स्ट है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए NPE 1968 का क्या सुझाव था। तो इसका देखिए हमने ऊपर भी किया था कि क्या सुझाव था कि ग्रामीण और शहरी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसके बीच जो असमानता है उसमें उस असमानता को
ख़त्म किया जाए और समानता लाई जाए। इसी तरह से महिला और पुरुष के बीच जो शिक्षा में असमानता है उसको दूर करके समानता लाई जाए। तो ये शिक्षा असमानता का हो गया पहला पॉइंट। फिर है किस पर बल दिया इसने, इसने जो है शैक्षिक अवसर की समानता पर बल दिया इस नीति ने। तो ये हमारी जो है 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986।